प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं कक्षा 9 में मेरे संग की औरतें कृतिका में रचित ये पाठ जो है पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा 9 कोर्स ए में ये पाठ संकलित है। कृतिका में आप जानते हैं कि अब जो है मार्किंग का पैटर्न बदल गया है। अब 3-3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2020 के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मेरे संग की औरतें आप पढ़ेंगे। आपको पता है कि 2 पाठ जो है इसमें कम कर दिया गया है, अब केवल 3 पाठ ही रह गए हैं। तो मेरे संग की औरतें ये दूसरे नंबर का पाठ है जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। मेरे संग की औरतें जिस तरह से पाठ का नाम है, मेरे संग की औरतें यानी कि लेखिका के जीवन से संबंधित जितनी भी महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनका उन्होंने यहाँ पर व्यापक वर्णन किया है। उनके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है कि ये महिलाएं कौन थी और उनका लेखिका के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो लेखिका यहाँ पर मृदुला गर्ग हैं। उन सबसे पहले पाठ के बारे में हम पढ़ने से पूर्व जो है लेखिका के जीवनी और परिचय के बारे में समझ लेते हैं। मृदुला गर्ग है लेखिका का नाम। इनका जन्म 1938 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए अध्ययन किया और 3 वर्ष तक वहीं पर अध्यापन कार्य किया। यानी दिल्ली से एमए करने के बाद अगले 3 वर्षों तक दिल्ली में रहकर ही उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद भारत के विभिन्न भागों में वो घूमती रहीं और अपने पति के साथ जो है गईं और जगह जगह पर उन्होंने कार्य की और साथ में लेखन कार्य भी करती रहीं और फिर बाद में स्थायी रूप से दिल्ली आकर वो निवासी बन गई और दिल्ली में रहकर स्वतंत्र कार्य करने लगी, जो आज तक वो कर रही हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक तथा निबंध विधा पर 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। लेखिका मृदुला गर्ग 20 से अधिक किताबों को लिख चुकी हैं और इन्हें कई पुरस्कार भी मिला है, जिसमें हिंदी अकादमी द्वारा साहित्यकार सम्मान, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूषण सम्मान, व्यास सम्मान, बागदेवी व साहित्य अकादमी से भी वो पुरस्कृत हुई हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में वंशज, अनित्य, चित्रकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब, जादू का कालीन, साम दाम दंड भेद आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मृदुला गर्ग जो है वो अलग अलग तरह की साहित्यों में यानी हर तरह की विधाओं में आपने देखा कि निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, अन्य संस्मरणात्मक शैली में भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं और आज की आधुनिक साहित्यकारों में प्रमुख स्थान रखती हैं। अब यहाँ मेरे संग की औरतें पाठ के बारे में हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे संग की औरतें पाठ जो है एक नए प्रकार की शैली में संस्मरणात्मक गद्य के रूप में लिखा गया है। यानी संस्मरण आप जानते हैं, पहले भी पढ़ रखे हैं और आपके पाठ्यक्रम में और भी संस्मरण और यात्रा वृत्तांत इनका वर्णन किया गया है। महादेवी वर्मा की भी संस्मरण शैली में रचनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ इनकी रचना शैली एक अलग प्रकार की, एक नए प्रकार की है और इसमें जो है ये पाठ औरतों पर केंद्रित है। जिस तरह से इसका नाम है मेरे संग की औरतें, तो ये पूरा पाठ जो है स्त्रियों पर, महिलाओं पर जो है केंद्रित है और इस पाठ का सार जो है हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें पाठ के अनुसार जो है लेखिका की नानी के व्यक्तित्व को लिया है। लेखिका ने इस पाठ में अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी माँ, अपनी बहनों और अन्य स्त्रियों के बारे में जो है वर्णन किया है। मुख्य रूप से दादी और नानी का लेखिका के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले लेखिका की नानी का व्यक्तित्व का वर्णन इसलिए इसमें किया गया है कि लेखिका की नानी को लेखिका ने कभी देखा नहीं था बचपन से, लेकिन उनके बारे में इतनी गाथाएं उन्होंने सुनी थी और इसलिए उनका प्रभाव जो है उनके समय ना रहते हुए भी उनके चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और इसलिए वो कहती हैं कि उनकी नानी जो है परंपराओं को मानने वाली थी, बिल्कुल अनपढ़ थी और हमेशा पर्दानशी रहती थी। यानी लेखिका ने नानी को ना देखकर भी सब कुछ जान लिया उनके बारे में और वो कहती हैं कि नाना विलायती वकील, यानी कि
जब शादी हुई थी उनके नाना और नानी की, तो शादी के बाद उनके नाना वकालत की पढ़ाई के लिए विलायत चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। और वहां से आने के बाद उनका जीवन बिल्कुल बदल गया था। वो विलायती जीवन को ही अपना चुके थे, लेकिन नाना के विलायती जीवन या विलायती वेशभूषा का, चरित्र का उनकी नानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो मर्यादाओं में रहकर पर्दा करती थी और बिल्कुल अनपढ़ थी और अपनी भावनाओं को बिल्कुल जीवंत रखती थी। उनके नाना के जीवन से किसी भी प्रकार का उनके नानी के जीवन में कोई भी तालमेल नहीं बैठा था। तो आपने देखा कि किस प्रकार से नाना और नानी के जीवन में बहुत अंतर था, व्यवहारिक रूप से, साथ में जो है रहने के रहन सहन, तौर तरीके, पहनावा में नाना और नानी में बिल्कुल ही अंतर था। लेकिन फिर भी नानी को अनपढ़ और पर्दानशी मानते हुए लेखिका कहती हैं कि वो किस प्रकार से अनपढ़ होते हुए भी भारतीय आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से उनका एक तरह से योगदान था। वो एक प्रसंग के माध्यम से बताती हैं कि जब लेखिका की नानी बीमार हो गई थी और उनको लगने लगा था कि अब मेरी मृत्यु जो है निकट है, तो उन्होंने अपने पति से संवाद भिजवाया कि उनके जो सबसे एक तरह से बहुत ही अंतरंग मित्र थे, प्यारेलाल शर्मा, जो कि आज़ादी के सिपाही भी थे, उनको उन्होंने बुलवाया कि मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो अंतिम इच्छा के रूप में जब उन्होंने बात कही अपने पति को, तो पति ने भी बिना कुछ सवाल पूछे, यानी कि लेखिका के नाना जी ने अपने मित्र प्यारेलाल को उनके अंतिम समय में बुलवाया और उनसे मिलवाया। और उनकी नानी ने अपनी इकलौती पुत्री यानी लेखिका की माँ के विवाह के लिए जिम्मेदारी जो है अपने परिवार रिश्तेदारों को ना देकर प्यारेलाल शर्मा को देती हैं और उनको कहती हैं कि आप अपनी तरह एक आज़ादी के सिपाही को मेरी पुत्री के लिए लाकर विवाह करवा दें। और इस तरह से जब इस प्रसंग को सबने देखा तो उनके पिता से लेके पूरे परिवार के लोग, समाज के लोग बहुत अचंभित थे। और इसी प्रसंग से हम ये कह सकते हैं कि उनका जो विचार था वो आजाद था, यानी कि पर्दा में रहने के कारण या फिर मर्यादाओं में रहने के कारण, परंपराओं को मानने के कारण उनको हम अनपढ़ गंवार की श्रेणी में नहीं रख सकते थे। यानी कि मर्यादाओं का पालन करते हुए भी, परंपराओं का पालन करते हुए भी उनके विचार बहुत आजाद ख्याल के थे। ये उनके अंतिम जो निर्णय है या अंतिम इच्छा से हमें पता चलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि लेखिका की नानी का किस प्रकार का व्यक्तित्व था। दूसरा हम देखते हैं लेखिका की माता का वैवाहिक जीवन। आपने देखा कि अभी नानी ने किस प्रकार से उन्होंने एक आज़ादी के सिपाही से अपनी बेटी की शादी करवाने की इच्छा रखी थी और इस तरह की आज़ादी के सिपाही से उनकी शादी भी हो गई। और उस शादी के बाद यानी आज़ादी के सिपाही होने के कारण लेखिका के पिता बहुत होनहार थे, लेकिन आईसीएस की परीक्षा में उनको रोक दिया गया। यानी आज़ादी में लड़ाई लड़ने के कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा आईसीएस की परीक्षा उनको नहीं देने दिया गया, जबकि वो बहुत होनहार थे, बहुत ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन नहीं दे पाए। और उनकी कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद भी नहीं थी, संपत्ति भी नहीं थी, यानी कि वो पुश्तैनी रूप से अमीर परिवार से किसी तरह का संबंध नहीं रखते थे। वो साधारण से व्यक्तित्व के धनी थे और होनहार थे, आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे और इसी तरह से देखकर उनकी माँ की उनसे शादी करवाई गई थी। अब यहाँ कहते हैं कि मजबूरी वश सादा जीवन, क्योंकि ना तो धन संपत्ति थी, ना कोई स्थायी नौकरी थी, आज़ादी के सिपाही होने के कारण उनका परिवार भी बहुत साधारण रूप से रहता था। और वो इसलिए लेखिका कहती हैं कि मजबूरी बस उनकी माँ का जीवन स्तर भी बहुत सामान्य था, क्योंकि सामान्य घर में शादी होने के कारण उनका भी जीवन बहुत सामान्य था। आगे वो कहती हैं लेकिन लेखिका की माँ का जो रोब था वो ससुराल में बहुत ज्यादा था। और इसके पीछे वो दो कारण बताती हैं कि एक तो झूठ ना बोलना, कि लेखिका की माँ जो है कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलती थी और इसलिए लोगों का विश्वास उन पर बहुत ज्यादा होता था।
या रहता था। दूसरा कारण वो कहते हैं गोपनीयता रखना, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। किसी भी प्रकार की गोपनीय बात, यानी कि बाहर वाले भी, समाज के लोग भी आकर लेखिका से विचार विमर्श कर, लेखिका की माँ से विचार विमर्श कर लेते थे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि उनकी जो बात है वो बिल्कुल गुप्त रहेगी, वो किसी से भी इस बात को जो है नहीं बांटेगी। तो ये दो कारण थे जिससे उनके परिवार में, खानदान में, समाज में उनका बहुत ज्यादा रोब रहा करता था। आपने देखा कि अपनी अरुचि, बीमारी और साहबी खानदान के संस्कार के कारण घर के कामों में मुक्त रहती थी। अब यहाँ पे एक तो जो है वो बहुत कोमल थी, कोमलांगना होने के कारण जो है साड़ी भी पहनने के लिए उन्हें बहुत समय लगता था। खादी की साड़ी बहुत भारी होती थी और बहुत मुश्किल से वो पहन पाती थी। और इस तरह से जो है साथ में कहते हैं कि एक बीमार बहुत ज़्यादा रहा करती थी, और बीमारी होने के कारण वो अधिकतर जो है उनकी रुचि भी नहीं हुआ करती थी घर के कामों में। इसलिए या तो वो साहित्य चर्चा करती थी, या फिर किताबें पढ़ती थी, या फिर संगीत सुना करती थी, और इस तरह से घर के कामों में बिल्कुल अरुचि रखती थी। यहाँ तक कि बच्चों को तैयार करना, बच्चों को खाना खिलाना, ये सब कार्य भी दादी या उनके पिता किया करते थे, यानी कि लेखिका के पिता किया करते थे। तो कहते हैं कि और साथ में साहबी खानदान के संस्कार होने के कारण भी, कि बहुत अमीर परिवार से थी, साहब परिवार से थी, और इसीलिए जो है लोग उनसे काम कराना भी पसंद नहीं करते थे, और इसलिए किसी काम में उनको साथ में नहीं रखते थे। लेखिका की परदादी का स्वभाव, यहाँ पे आपने देखा कि लेखिका की नानी, लेखिका की माँ। अब परदादी के बारे में यदि हम सुनते हैं तो और भी आश्चर्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि सदैव लीक से हटकर वो काम करती थी। यानी उस जमाने में जब पुत्र को वंश का आधार माना जाता था, ऐसे जमाने में जब लेखिका की माँ की शादी हुई थी तो उनकी दादी जो है मंदिर में जाकर बेटी यानी पोती होने की मन्नत मांगती थी, और सबको बताती भी थी कि भाई मैंने पोती होने का मन्नत मांगा है। और इस तरह से ढिंढोरा पीटा उन्होंने, और फिर उनको पूरा विश्वास भी था कि मैं जो भी कहती हूँ वो भगवान जरूर सुनते हैं। तो इस तरह से जो है उस समय भी उनकी विचार बिल्कुल भिन्न थे। अब इसके पीछे कई कारण रहे होंगे। हो सकता है कि उन्हें लगता होगा कि पुत्रियां जो है माता पिता की ज़्यादा स्नेही होती है, ज़्यादा सेवा भावी होती हैं, लड़कियां या स्त्रियां ही जो है परिवार की बागडोर को अच्छे से संभाल सकती हैं, उन पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। तो इस तरह की भावनाएं रही होंगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि दादी का इस तरह से, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रसंग जो है हमेशा याद रहता है इस पाठ में, कि एक बार जो है घर में बारात गई थी कहीं, और उस जमाने में ऐसा था कि बारात में स्त्रियां नहीं जाती थी, और लेकिन स्त्रियां सोती भी नहीं थी, रात जगह किया करती थी। यानी स्त्रियां ही उसमें से दूल्हा और दुल्हन बनकर जो है पूरा एक अभिनय किया करती थी। उस अभिनय के समय जब सब परिवार की स्त्रियां एक ही जगह थी, तो दादी जो है उस दिन स्थान परिवर्तन करके और सो गई थी। और उसी समय जो है जब चोर अंदर प्रवेश किया और उसकी आहट से जब सुन लिया, आहट को सुनने के बाद वो उससे जानने के बाद भी उससे पानी मंगवाती हैं, और जब पानी लेने के लिए वो कुएं पर गया और उसकी आवाज़ से पहरेदार ने जब उसको पकड़ लिया और पकड़कर जब दादी के पास लाया, तो दादी ने उसको डांटा नहीं, ना ही फटकारा, ना ही पकड़वाया, बल्कि उससे बोला कि तुमने जो पानी दिया है वो मुझे दो। और वो आधा लोटा पानी पी जाती है और आधा लोटा चोर को देती है, और कहती है कि यदि मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया, और इसलिए बेटा होने के कारण ये आधा बचा हुआ पानी तुम पी लो, और मेरी सलाह मान के जो तुम काम करते हो उसको छोड़ दो। उस घटना का, उस प्रसंग का उस चोर की मानसिकता पर इतना प्रभाव पड़ा कि उस दिन से ही उसने चोरी का कार्य छोड़ दिया और फिर जो है खेती के कार्य में संलग्न रहा। तो किस तरह से प्रेम से, बिना डांट फटकार के, बिना सजा के एक चोर की मानसिकता को बदला जा सकता है, ये जो है हम इस पाठ में इस दादी के प्रसंग, दादी और चोर के प्रसंग से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रेम से भी जो है वातावरण या मानसिकता को बदला जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज़ादी के जश्न में नहीं जाना। जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी का जश्न जब मनाया जा रहा था और लाल किले पर झंडा फहराया गया था, तो पूरी
दिल्ली जो है बिल्कुल सूनी हो गई थी, यानी हर घर के लोग जो है वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन दादी के पिता, लेखिका के पिता जो कि एक आज़ादी के सिपाही थे, वो नहीं गए। सिर्फ कारण ये था कि लेखिका उस समय बहुत बीमार थी, उन्हें टाइफाइड हो गया था और डॉक्टर ने सलाह दी थी कि वो बाहर ना निकले, बाहर की हवा उसे ना लगे। और इसीलिए लेखिका की निगरानी के लिए पिताजी जो है, आज़ादी के सिपाही जो है, वो बाहर कुर्सी लगा के अपने बैठक में जो है अखबार पढ़ते रहे। लेकिन जब लेखिका नहीं मतलब इतनी रो रही थी, जाने की जिद इतनी ज़्यादा थी, तो लेखिका के पिता ने ये समझ लिया था कि लेखिका को जो है पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, और इसलिए उन्होंने ब्रदर्स काराम जो है एक उपन्यास उनके हाथ में पकड़ा दी। और ये पकड़ाते ही जो है लेखिका बिल्कुल चुप हो गई। और लेखिका बताती है उस समय बहुत कम उम्र थी, इसका भाव उन्होंने नहीं समझा, लेकिन वो किताब वो इतनी बार पढ़ चुकी हैं कि उनको पूरा कंठस्थ हो चुका है, याद हो चुका है। और वो कहते हैं कि इसमें जो वर्णन है वो बच्चों पर अत्याचार करने के वर्णन है, और इसलिए लेखिका कहते हैं कि ये किताब बहुत अच्छी लगी और कई बार उन्होंने पढ़ा इसको। इसके बाद लेखिका की बहनें और भाई के बारे में बताते हैं कि लेखिका की दादी ने मन्नत मांगी, लेकिन एक के बाद एक 5 बहनें जो है लेखिका के घर में आई, और इस तरह से उसके बाद में एक भाई हुआ सबसे आखिरी में। तो लेखिका यह बताती हैं कि सभी के सभी लीक से हटकर चलने वाली थी और दृढ़ निश्चयी थी। और उसमें से 5 में से 3 जो है लेखिका से बड़ी बहन जो कि मंजुल भगत के नाम से लिखती थी, लेखिका मृदुला गर्ग के नाम से लिखती थी। उनकी जो छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन अचला थी, उसने भी अंग्रेजी, हिंदी में ना लिखकर अंग्रेजी के क्षेत्र में को चुना और अंग्रेजी में लिखा करती थी। भाई राजीव भी जो है लिखा करता था। तो इस तरह से 6 में से 4 भाई बहन जो है वो लेखन कार्य में संलग्न हो गए। लेकिन जो रेणु और चित्रा थी, बीच की 2 बहनें, जो कि साहित्य लेखन में नहीं गई लेकिन फिर भी वो लीक से हटकर चलने वाली थी। चित्रा के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ती थी तो उनके कम मार्क्स आते थे, लेकिन जिनको अपने साथियों को पढ़ाया करती थी तो अक्सर वो पढ़ने के लिए लेखिका चित्रा के पास आते थे। उनके तो मार्क्स कम आते थे लेकिन उनसे पढ़ने वालों के ज़्यादा अंक आया करते थे। रेणु के बारे में लेखिका कहती है कि रेणु जो है उनको पढ़ने का, बीए करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन पिताजी के दबाव में आकर उसने जैसे तैसे बीए किया और कहा कि आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ, वैसे मुझे आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से सभी लीक से हटकर चलने वाली थी। अब यहाँ अंत में जो है लेखिका के सामाजिक कार्य, यानी लेखिका खुद किस प्रकार से लीक से हटके चलने वाली थी, वो इसमें प्रसंग पड़ता देखने को मिलता है कि बिहार में जो है आज भी उतनी ज्यादा मतलब खुलापन नहीं आया है। उस जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं था। वहां पे सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने के लिए स्त्रियों के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग दड़बे बनाए हुए थे, यानी सेक्शन बनाया हुआ था, यानी कि पति पत्नी भी साथ बैठकर पिक्चर नहीं देखा करते थे। ऐसी मानसिकता में जब ये अभिनय करने के लिए, नाटक करने के लिए इनको स्त्रियों की आवश्यकता पड़ी, तो दूसरे मर्द के साथ काम करवाना बहुत मुश्किल था। और इसीलिए पहले तो इन्होंने शुरुआत में पुरुषों को ही स्त्रियों के रूप में अभिनय करने के लिए देते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको प्रेरित करके जो है दूसरे स्त्रियों को भी दूसरे मर्दों के साथ अभिनय कराया। तो इस प्रकार से जो वातावरण नहीं था उस वातावरण को उन्होंने बनाया। इसके अलावा कर्नाटक जब वो गई तो वहाँ बागलकोट में इन्होंने एक स्कूल खोला। इसकी कहानी इस प्रकार है कि वहाँ पे कोई अच्छा इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम स्कूल नहीं था। दक्षिण भारत में या तो वहाँ की स्थानीय भाषा चलती थी, तो वहाँ के बिशप से, कैथोलिक बिशप से मिलकर लेखिका ने स्कूल खोले, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने के लिए उनसे प्रार्थना की। लेकिन बिशप ने कहा कि तुम यदि ये गारंटी दो कि भाई 100 बच्चे से ज़्यादा हो जाए, तो इस पर लेखिका ने कहा ये तो संभव नहीं, क्योंकि नई जगह है और बहुत कम परिवार हैं जिनको मैं जानती हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर लेखिका ने जो है खुद ही कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर, जो बाहर से जाके नौकरी करके रहते थे, उन लोगों से मिलकर जो है उनके बच्चों और अपने बच्चों के लिए एक अंग्रेजी हिंदी और कन्नड़ माध्यम का स्कूल खोला। और वो स्कूल बहुत ही
सफल रहा, आगे चलकर जो है उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को एक अच्छे स्कूलों में जो है भर्ती हो सकी थी। तो इस तरह से जिद पर आकर जो है उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो है एक स्कूल खोल कर दिखाया। तो इस प्रकार से आगे जाके जो है लेखन क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति करती रही। तो मेरे संग की औरतें पाठ में आपने देखा कि किस प्रकार से लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने जीवन से संबंधित स्त्रियों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है कि किस प्रकार से सभी स्त्रियां लीक से हटकर चलने वाली थी, और लेकिन लीक से हटकर चलना हम ठान लेते हैं, सोच लेते हैं तो हम जरूर सफल होते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ से हम प्रेरणा ले सकते हैं। धन्यवाद।